अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। इसका ये मतलब है कि किसी भी इलेक्टिव सर्जरी करने से पहले हम कुछ रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं, जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंस की वजह से हम उस सर्जरी को पोस्टपोन करते हैं या मतलब डिले करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर इमरजेंसी सर्जरी हो तो उसमें तो हम कुछ रिस्क फैक्टर को नहीं देखते, क्योंकि इमरजेंसी सर्जरी खुद ही एक इमरजेंसी होती है जिसके ना करने से बंदे की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इमरजेंसी सर्जरी में भी हम रिस्क फैक्टर को देखते हैं, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर हो भी तो हम इमरजेंसी सर्जरी को डिले नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर सर्जरी ना हुई इमरजेंसी सर्जरी तो बंदे की डेथ हो सकती है, मतलब उसके जो मॉर्टेलिटी के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्टिव सर्जरी हो, ठीक है, इलेक्टिव सर्जरी में फिर हम प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। पहले हम जो बॉडी का जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन है हार्ट, तो पहले हम हार्ट को देखते हैं। ठीक है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखते हैं। उसमें हम दो टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक हम ईसीजी करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है एमआई का, ठीक है, मतलब माइकार्डियल इन्फेक्शन का, और दूसरा हम करते हैं इको, ठीक है, जिसमें हमें इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर बंदे की एमआई हो या रीसेंट एमआई हो तो हम सर्जरी को पोस्टपोन करते हैं और हम वेट करते हैं टिल 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर किसी की माइकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, रीसेंट एमआई हो उसको, तो हम 6 मंथ्स के लिए वेट करते हैं, सर्जरी नहीं करते टिल 6 मंथ्स। उसके बाद हम फिर से ईसीजी और इको करते हैं। अगर बंदा फिट हो तो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद वेट करके जो सर्जरी की मॉर्टिलिटी का रिस्क है वो 6% तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 3 मंथ्स के लिए वेट करें और फिर सर्जरी करें तो ये रिस्क बढ़ जाता है, मॉर्टिलिटी रिस्क बढ़ जाता है अप टू 40%। ठीक है, तो अगर किसी की एमआई हो तो हम 6 मंथ्स तक वेट करेंगे, 6 मंथ्स के बाद फिर सर्जरी करते हैं, और 6 मंथ्स के बाद जो मॉर्टिलिटी रिस्क है वो 6% होता है, जबकि 3 मंथ्स के बाद जो मॉर्टिलिटी रिस्क है वो 40% होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं हार्ट फेलियर के तरफ। अगर किसी बंदे की हार्ट फेलियर है, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 35 से कम है, मतलब बंदा वॉल्यूम ओवरलोडेड है और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, तो हार्ट फेलियर में भी हम सर्जरी को डिले करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी हम सर्जरी कर ले जब बंदे की इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% हो, तो मॉर्टिलिटी रिस्क क्या होता है, 75% मॉर्टिलिटी रिस्क होता है। ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इवैल्यूएशन हो गई, ईसीजी और इको की। फिर हम इसको, अगर किसी की एमआई हो तो हम स्टेंट और कैबेज के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं। अगर किसी की हार्ट फेलियर हो तो उसको हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, मतलब एसीई आईज देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, और हम डायरेटिक्स भी दे सकते हैं अगर वॉल्यूम ओवरलोडेड हो। ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात हो गई। फिर अभी हम आते हैं पल्मोनरी सिस्टम की तरफ। तो पल्मोनरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की पीएफटीज करते हैं, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग हम करते हैं, और उसके अलावा हम एबीजीज करते हैं, मतलब आर्टीरियल ब्लड केसेस। ठीक है, तो पीएफटीज हमें बताता है वेंटिलेशन के बारे में, कि बंदे की वेंटिलेशन की जो मतलब एबिलिटी है वो किस तरह है, और एबीजीज हमें ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताता है, ऑक्सीजनेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट स्मोकर हो या मतलब सीओपीडी हो, स्मोकर, सीओपीडी और एस्मा या इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस हो, तो उसमें इन केसेस में हम सर्जरी को डिले करते हैं, क्योंकि सर्जरी जो मॉर्टिलिटी रिस्क है इस केसेस में बढ़ जाता है। स्मोकर, सीओपीडी, एस्मा और इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, पहले हम इन कंडीशंस को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो स्मोकिंग सीजेशन हम करते हैं पेशेंट पे, स्मोकिंग सीजेशन
कितने टाइम पहले करते हैं? 8 वीक्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। 8 वीक्स बिफोर सर्जरी को के लिए 8 वीक्स तक हम स्मोकिंग सिसेशन कराते हैं, उसके बाद सर्जरी की तरफ जाते हैं। बाकी जो COPD और एस्मा है उसके लिए हम इनहेलर्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वेंटिलेशन ठीक आ जाए, ठीक है, मतलब जो बंदे की वेंटिलेशन है वो ठीक हो जाए PFTs के बाद, तो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी सिस्टम। फिर आते हैं हम लीवर की तरफ। तो लीवर के फंक्शंस को एवेलुएट करने के लिए प्री ऑपरेटिव सर्जरी के लिए हम क्या करते हैं? चाइल्ड फ्यूग स्कोरिंग करते हैं, चाइल्ड फ्यूग स्कोरिंग। और इसके मुताबिक हम किन किन मतलब इंडेक्सेस को एवेलुएट करते हैं। हम एल्बुमिन को करते हैं, सीरम एल्बुमिन लेवल, ठीक है, सीरम एल्बुमिन लेवल, PT APTT, ठीक है। उसके बाद हम टोटल बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं, हम एसाइटिस को चेक करते हैं और एन्सेफेलोपैथी को। तो ये चाइल्ड फ्यूग स्कोरिंग हम करते हैं लीवर के फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए। अगर इसमें एक भी हो तो सर्जरी की जो मोटिलिटी, अगर चाइल्ड फ्यूग स्कोरिंग में एक भी इंडेक्सेस में एबनॉर्मलिटी हो, लाइक एल्बुमिन अगर कम हो या PT APTT ज़्यादा हो या टोटल बिलिरुबिन ज़्यादा हो, अगर एक भी इसमें एबनॉर्मल हो तो जो मोटिलिटी का रिस्क है वो कितना हो जाता है? 40%। और अगर सब एबनॉर्मल हो, ये एल्बुमिन, PT APTT, टोटल बिलिरुबिन, एसाइटिस, एन्सेफेलोपैथी, तो सर्जरी का जो रिस्क है, मतलब ये सारे फीचर्स मौजूद हो तो सर्जरी की मोटिलिटी का रिस्क 100% होता है, ठीक है। तो ये लीवर के बारे में हो गया। तो अगर लीवर में कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो तो हम सर्जरी को पोस्टपोन करते हैं। उसके बाद हम मेटाबॉलिक कंडीशंस या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ आते हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ में जो मेन रिस्क फैक्टर है या जो मेन चीज़ है, हम देखते हैं ब्लड शुगर्स को देखते हैं और हम DKA को देखते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर बंदे की DKA हो तो सर्जरी को हम पोस्टपोन करेंगे और ब्लड शुगर को भी देखेंगे। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा आए, मतलब ब्लड शुगर इतना हो कि DKA का रिस्क हो, तो हम सर्जरी को डिले करते हैं। हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए IV इंसुलिन दे देते हैं सर्जरी से पहले। जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए तब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। फिर अगर बंदे की DKA हो, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो हम उसमें इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, और हम IV इंसुलिन भी दे सकते हैं, ठीक है, IV इंसुलिन। तो ये सब प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन है। इसमें एक बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन स्टेटस को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम CRP लेवल देखते हैं, ठीक है, और प्री एल्बुमिन लेवल देखते हैं। अगर प्री एल्बुमिन लेवल नॉर्मल हो और सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो तो इसका मतलब ये है कि लीवर में मसला है। लेकिन अगर एल्बुमिन लेवल नॉर्मल हो और प्री एल्बुमिन कम हो तो इट मीन के न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, दूसरे जो प्रोटीन्स है उसमें उसकी डिफिशिएंसी है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? प्री एल्बुमिन देखते हैं और CRP देखते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस में। तो न्यूट्रिशन स्टेटस भी प्री ऑपरेटिव एवोल्यूएशन में शामिल है, ठीक है। तो हार्ट को हम देखेंगे, ECG और रीको करेंगे। पल्मोनरी सिस्टम को हम एवोल्यूएशन के लिए हम PFTs करते हैं और ABGs। फिर हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, स्मोकिंग, COPD, एस्मा और ILD, ठीक है। लीवर फंक्शंस को हम एवोल्यूएशन के लिए हम चाइल्ड फ्यूग स्कोरिंग करेंगे, जिसमें एल्बुमिन आता है, PT APTT, टोटल बिलिरुबिन, एसाइटिस और एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। इसके अलावा हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को भी देखते हैं। तो ये प्री ऑपरेटिव एवोल्यूएशन था। थैंक यू।